ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 9 क्लास के बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था 4 नंबर चैप्टर, और इसमें हमने तकरीबन 10 लेक्चर जो है वो लिए हैं। आज हमारा जो 11th लेक्चर है उसमें हम अपना अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 8 और 7 में हमने क्या किया था, सेल ऑर्गेनीलीज़ को हमने स्टार्ट किया था। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज़, इसको हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। आज हमारा जो नया टॉपिक है लेक्चर नंबर 11 में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते किसे हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और इसका फंक्शन क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें इसका फंक्शन क्या है। सो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि हम माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली of a eukaryotic cell but absent in prokaryotes. So mitochondria are the important organelle. Mitochondria इंतहाई essential, इंतहाई ज़रूरी organelle है of a eukaryotic cell. eukaryotic cell या eukaryotic organism में mitochondria present होती है, मगर अगर हम बात करें prokaryotes की तो in prokaryotes mitochondria is absent. prokaryote में mitochondria absent होती है। So माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हम इंशाल्लाह इसके फंक्शन में स्टडी करेंगे कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के लिए एसेंशियल है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। ये इसी तरह हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम किसे कहते हैं, ये इंतहाई अहम ऑर्गेनेल है फॉर यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इट इज़ राउंड टू ओवल इन शेप। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका शेप जो है वो किस तरह है। मगर अगर हम इसकी बात करें कि इसका शेप कैसा है तो इट इज़ अ राउंड टू ओवल शेप। राउंड मीन गोल या बीजवी शक्ल। ठीक है, ओवल मीन बीजवी शक्ल, अंडे जैसी शक्ल। सो इसका जो शेप है वो राउंड टू ओवल इन शेप है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो रेंज इन साइज़ फ्रॉम 0.5 to 10 माइक्रोमीटर। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये हमारे साथ क्या है, इसका रेंज साइज़ जो है हमारे साथ 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। और अगर हम माइक्रोमीटर, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि माइक्रोमीटर 1 सेंटीमीटर में तकरीबन 10,000 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मिलीमीटर में तकरीबन 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। तो इसका जो रेंज साइज़ है वो 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें सो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय ग्रेनुलस इन 1850 एंड मसल सेल्स बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो जो एक साइंटिस्ट था ग्रेनुलस इन 1850 में वो स्टडी कर रहा था मसल सेल्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो उन स्टडी के दौरान उसने क्या डिस्कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और उसे डिस्कवर किया। सो ये थी इसकी डिस्कवरी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर, उन तमाम ऑर्गेनेल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन जो है वो राउंड होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। मगर माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेम्ब्रेन होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन मीन 2 मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सराउंड होता है फ्रॉम 2 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और एक हमारे साथ होता है इनर मेम्ब्रेन। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख लें, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, तो अगर आप इसका आउटर मेम्ब्रेन देख लें तो ये स्मूथ। ठीक, सो ये हमारे साथ एक स्मूथ मेम्ब्रेन है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये चूँकि आउटर साइड पर है सो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। ये हमारे साथ आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें सो इनर मेम्ब्रेन इज इनवर्डली फोल्डेड। फोल्डेड मीन ये मुड़ा हुआ है इनवर्डली। ठीक है, ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ये जो इनवर्ड साइड अंदर की तरफ जो फोल्ड हुआ है, ये हमारे साथ क्या है, इनर
मेम्ब्रेन। ये हमारे साथ आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये जो इसमें अंदर है ये पोलेट स्ट्रक्चर, ये हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। दीज पोल्स आर कॉल्ड क्रेस्टाई। ये हमारे साथ जो हमारे साथ पोलेट स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन में, इसे हम कहते हैं, जो ये फोल्ड हुआ स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ क्रेस्टाई है। और क्रेस्टाई का फंक्शन क्या है कि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रिस्पिरेटरी प्रोसेस। ये हमारे साथ जो रिस्पिरेशन होता है, जो रिस्पिरेटरी प्रोसेस होते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। उसके लिए जो कैपेसिटी, जो सरफेस एरिया है वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ ज़्यादा कर देता है। इसके फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मगर इससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारे साथ तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइन अगर हम पढ़ेंगे, क्रेस्टाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रिस्पिरेटरी प्रोसेस, मतलब ये हुआ कि हमारे साथ रिस्पिरेशन जो होता है ये हमारे साथ 3 सब प्रोसेस जो है वो रिस्पिरेशन उस पर डिवाइड हुआ है। हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 2 प्रोसेस हमारे साथ होते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो ज़्यादातर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इनसाइड द सेल, वो प्रोड्यूस होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे सेल के लिए जो है वो ATP तैयार करती हैं, एनर्जी को तैयार करती हैं, तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ओके, सो अगर इसके बाद हम बात करें कि हमने जैसे कि हमने अर्लियर पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। सो पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसे क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेलीज, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ जो ज़्यादातर एनर्जी पैदा होती है इनसाइड द सेल, वो ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि रिस्पिरेशन में चूँकि 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट नंबर हमारे साथ ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो ज़्यादातर एनर्जी जो पैदा होती है ATP, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस होते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्लिकेशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे साथ क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मीन ये अपने आप को खुद रिप्लिकेट कर सकता है, अपनी कापियाँ बना सकता है, इसीलिए हम इसे सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। व्हाट इज़ देयर फंक्शन? सो द मेन फंक्शन इज़ दैट दे प्ले अ रोल इन सेलुलर रिस्पिरेशन, कि ये एक अहम रोल अदा करता है, प्ले करता है इन सेलुलर रिस्पिरेशन में। जैसे हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि 2 स्टेप है सेलुलर रिस्पिरेशन के, ये होते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दे प्रोड्यूस एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल। ये ATP प्रोड्यूस करते हैं, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं, जो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सेकंड जो फंक्शन है इसका, मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल इज कैरिड आउट इन माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये भी यही बात जाहिर करता है कि क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन 2 प्रोसेस में बहुत एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, एंजाइम्स के बहुत से एक्टिविटीज़ होते हैं, और ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं ये होते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हमने डिफाइन किया, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। ये बात भी याद रखना चाहिए, ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ सेल का एक, इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है कि ये हमारे साथ जो एनर्जी है, ज़्यादातर एनर्जी जो बनाती है वो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बनती है। सेल के लिए ये क्या बनाती है? एनर्जी। तो इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक बात याद रखना चाहिए कि हमारे साथ जो सेल ऑर्गेनेलीज है,
जो हम स्टडी कर रहे हैं ये इंतहाई ज़रूरी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन या एक लॉन्ग क्वेश्चन या 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आते हैं, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है इन चैप्टर नंबर 4 में। इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना अगला जो ऑर्गेनेली है उसको डिस्कस करेंगे, सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम को। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।